हाँ प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 9 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 6 है आपके उत्तक यानी टिश्यू, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और एकदम शानदार और बेस्ट नोट्स हैं और ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं इन नंबर से संपर्क करके हमारे द्वारा ये नोट्स आप बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और अगर आप साथ साथ में ये नोट्स लिखना चाहते हैं तो साथ साथ में आप ये नोट्स लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले और इसी चैप्टर के अंदर हम कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है कि उत्तक क्या होता है, यानी जो टिश्यू है वो क्या होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हेडिंग है वो है उत्तक। तो उत्तक क्या होता है कि उत्तक है वो समान उत्पत्ति संरचना तथा कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से ये डेफिनेशन है वो भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है आपके यहाँ पर कि क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं, कि जो पौधे हैं और जो जंतु हैं वो एक ही प्रकार के उत्तकों से बने होते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पौधे हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। पौधे हैं वो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, स्थिर होते हैं और वे गति नहीं करते हैं, यानी पौधे हैं वो कभी भी गति नहीं करते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं। और उनके अधिकांश उत्तक है वो सहारा देने वाले होते हैं और जितने भी टिश्यू होते हैं उनको क्या प्रदान करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं और तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति है वो भी प्रदान करते हैं। और ऐसे अधिकांश उत्तक है वो क्या होते हैं, मृत होते हैं और ये मृत उत्तक जीवित उत्तकों के समान ही यांत्रिक शक्ति है वो प्रदान करते हैं और उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता है वो होती है। तो ये सब इसमें आपको याद रखना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके पादप उत्तक के प्रकार। अब देखिए पादप उत्तक है वो आपके दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप है, जो फर्स्ट प्रकार है वो है आपके वर्दी अथवा विभज्योतक उत्तक, यानी वर्दी और विभज्योतक उत्तक वो क्या होते हैं। तो पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, ऐसे क्षेत्रों में विभज्योतक उत्तक है वो पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि पौधे हैं उनमें वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, ऐसे जो क्षेत्र हैं उनमें विभज्योतक है वो पाए जाते हैं। और विभज्योतक उत्तकों को इनकी उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम और पार्श्वीय तथा अंतःविष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। और विभज्योतक की कोशिकाएं प्रारंभ में क्या होती हैं, बढ़ती हैं, वृद्धि करती हैं और परिपक्व होती हैं। इनके गुणों में प्यारे बच्चों धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। कि पौधों में वृद्धि है वो कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है और ऐसे क्षेत्रों में विभज्योतक है वो पाए जाते हैं। विभज्योतक उत्तक को इनकी उपस्थिति वाले जो क्षेत्र हैं उनके आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम, पार्श्वीय तथा अंतःविष्ट भाग हैं उनमें वर्गीकृत किया जाता है। और विभज्योतक की जो कोशिकाएं हैं वो प्रारंभ में क्या होती हैं, वृद्धि करती हैं यानी बढ़ती हैं और क्या होती हैं, परिपक्व होती हैं। इनके गुणों में क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके स्थायी उत्तक। अब देखिए स्थायी उत्तक क्या होते हैं। तो स्थायी उत्तक के बारे में हम बात करें तो विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं। कि विभज्योतक के द्वारा बनी जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, कार्य करती है, विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति खोकर स्थायी उत्तक है उनका क्या करती हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। कि विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की जो शक्ति है वो खोकर स्थायी उत्तक का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं बच्चों। और इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से और आकार लेने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। और विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक है उनका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसके बाद में है सरल स्थायी उत्तक।
अब देखिए सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं। तो कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक की आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं और इन्हें पेरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए या इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि कोशिकाओं की कुछ जो परतें हैं वो ऊतक की आधारीय पैकिंग है उसका निर्माण करती हैं, इन्हें पेरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। और यह एक प्रकार का स्थायी ऊतक है, यह एक प्रकार का क्या है, स्थायी ऊतक है। और यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाएं हैं उनका बना होता है और ये कोशिकाएं जीवित और प्राय बंधमुक्त होती हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य अधिक रिक्त स्थान होता है और यह ऊतक पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह ऊतक क्या करता है, जो पौधे हैं उनको क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और भोजन है उसका भंडारण भी करता है। भोजन का क्या करता है, भंडारण करता है। कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ जो पेरेन्काइमा ऊतक हैं उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्या होती है, संपन्न होती है। यह आपको प्यारे बच्चों ध्यान देना है, ये प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान देना है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, इन पेरेन्काइमा इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा यानी हरित ऊतक कहते हैं। तो हरित ऊतक है वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो आपको क्या रखना है कि जो ऊतक होते हैं वो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं और भोजन का क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। कुछ पेरेन्काइमा ऊतक है उनमें क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या होती है, संपन्न होती है। और इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा यानी हरित ऊतक कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। अब देखिए नोट क्या है यहाँ पर कि जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य बड़ी वायु गुहिकाएं होती हैं जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल है वो प्रदान करती हैं। इसलिए इस पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। इसलिए इस पेरेन्काइमा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एरेन्काइमा कहते हैं। तने और जड़ों के पेरेन्काइमा पोषण करने वाले पदार्थ और जल का संग्रह करते हैं। पौधों में लचीलापन कोलेन्काइमा के कारण होता है कि जलीय पौधे हैं उनमें पेरेन्काइमा की जो कोशिकाएं हैं उनके मध्य बड़ी वायु गुहिकाएं होती हैं जो पौधों को तैरने के लिए क्या करती हैं, उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। इसलिए इस पेरेन्काइमा को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। और तने और जड़ों के पेरेन्काइमा पोषण करने वाले पदार्थ और जल का संग्रह करते हैं और पौधों में लचीलापन है वो कोलेन्काइमा के कारण आता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे है आपके कि यह पौधों की पत्तियों व तनों में पाया जाता है। यह पौधों की पत्तियों और तने में पाया जाता है और यह पौधों को यांत्रिक सहायता है वो भी प्रदान करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं हैं वो जीवित होती हैं, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर क्या होती हैं, मोटी होती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए यह एक अन्य प्रकार का ऊतक है स्क्लेरेन्काइमा। ओके, जो क्या करता है, पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। और इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं प्यारे बच्चों, मृत होती हैं और ये लंबी और पतली होती हैं। इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। किसके कारण होती है प्यारे बच्चों, लिग्निन के कारण क्या होती है, मोटी होती है। और लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है, कठोर बनाता है। और यह ऊतक तने में सेवन मंडल के समीप, पत्तियों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है तथा पौधों के भागों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। यह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है एपिडर्मिस। अब देखिए एपिडर्मिस क्या होता है। तो यहाँ पर एपिडर्मिस की हम बात करें तो कोशिकाओं की सबसे भारी परत एपिडर्मिस कहलाती है। कोशिकाओं की सबसे भारी परत वो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, एपिडर्मिस कहलाती है। और इसके कार्य क्या हैं, कार्य की हम बात करें तो एपिडर्मिस पौधों के सभी भागों की रक्षा करता है। एपिडर्मिस पौधों के सभी भागों की रक्षा करता है और यह जल
यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात व परजीवी कवक के प्रवेश को क्या करती है, रोकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी रंध्र। स्टोमेटा का मतलब क्या होता है, रंध्र होता है। तो पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा यानी रंध्र कहते हैं। और स्टोमेटा है वो दो वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। कि स्टोमेटा हैं जो रंध्र हैं वो दो वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। अब कार्य की हम बात करें तो कार्य क्या होता है इसका, कि पौधों में स्टोमेटा है वो गैसों का आदान प्रदान करने तथा वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है जटिल स्थायी उत्तक। अब देखिए प्यारे बच्चों, जटिल स्थायी उत्तक क्या होता है। तो देखिए जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और यह सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल उत्तक हैं। जाइलम और फ्लोएम है वो इसी प्रकार के जटिल उत्तक हैं। तो जटिल उत्तक के उदाहरण है वो जाइलम और फ्लोएम हैं। जाइलम तथा फ्लोएम को सेवन उत्तक भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं, सेवन उत्तक भी कहते हैं। ये मिलकर सेवन बंडल है उसका निर्माण करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करें जाइलम की। तो जाइलम क्या होता है कि जाइलम वाहिनिका, ट्रेकिड, कहिफा, ओके, और ट्रेपिया और जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति है वो क्या होती है, मोटी होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं है वो क्या होती है, मृत होती हैं। और ट्रेकिड और वाहिकाओं की संरचना है वो नलिकाकार होती है। यह आपको ध्यान रखना है। अब है आपके फ्लोएम। अब देखिए फ्लोएम क्या होता है। तो फ्लोएम है वो चालनी नलिका साथी कोशिकाएं फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली एक नलिकाकार होती है। फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। और फ्लोएम है वो पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक हाईलाइटेड है, इसको आप जरूर याद रखें। नारियल का जो रेशा है, नारियल का जो रेशा है प्यारे बच्चों, वो स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ उत्तक का बना होता है। इस बात को आप सदैव याद रखें। और उसके बाद में है जंतु उत्तक। अब देखिए जंतु उत्तक क्या होते हैं। तो जंतु उत्तक के बारे में हम बात करें तो सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं और यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर के सभी कोशिकाओं तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। और रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। और रक्त है वो अपने साथ विभिन्न पदार्थों जैसे भोजन और ऑक्सीजन को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ये कार्य करता है। और कार्य के आधार पर हम बात करें प्यारे बच्चों, कार्य के आधार पर जंतु उत्तक वो निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है आपके एपिथेलियम उत्तक और दूसरा है संयोजी उत्तक और तीसरा है पेशीय उत्तक और चौथा है आपके तंत्रिका उत्तक। तो ये चार उत्तक हैं, ये आपको जरूर याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करें एपिथेलियम उत्तक की। तो देखिए एपिथेलियम उत्तक क्या होता है। एपिथेलियमी उत्तक जंतु के शरीर को ढकने या भारी रक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। और एपिथेलियमी उत्तक शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढके रहते हैं। त्वचा है, मुंह और आहार नली, रक्त वाहिनी, नलिका स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियमी उत्तक से बने होते हैं। और ये कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती हैं, सटी होती हैं। और ये एक अनवर्त परत का क्या करती है, निर्माण करती हैं तथा शरीर के मुख्य अंगों को क्या देती हैं, सहारा देती हैं। और एपिथेलियमी संरचनाएं कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं, जिसमें पहला है सरल सल्की एपिथेलियमी। ओके, सरल सल्की एपिथेलियमी। तो इसकी कोशिकाएं हैं वो महीन एवं चपटी होती हैं और शरीर का रक्षात्मक जो कवच है वो इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है।
और आहार नली तथा मुंह का जो स्तर है वो सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इसको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई स्तरों में व्यवस्थित रहती है, इसलिए इस एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सेकंड है आपके स्तंभाकार एपिथेलियम। तो यह आंत के भीतरी स्तर में पाई जाती है। यह आंत के भीतरी स्तर में पाई जाती है जहां अवशोषण और स्राव का कार्य होता है और यह अवरोध को पार करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करती है। उसके बाद में है आपके पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम। तो पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम क्या है, श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पक्षमाभ पाए जाते हैं और ये पक्षमाभ गति करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, गति करते हैं, जिससे श्लेष्मा यानी म्यूकस को आगे ट्रांसफर करके साफ करने में सहायता मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 4 नंबर है आपके घनाकार एपिथेलियम। तो घनाकार एपिथेलियम क्या होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो घन के आकार की होती हैं। इसकी कोशिकाएं किसके आकार की होती हैं, घन के आकार की होती हैं और यह वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथियों की नली के अस्तर का निर्माण करती हैं तथा उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़कर बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है, तब यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए संयोजी ऊतक है। अब देखिए संयोजी ऊतक क्या होता है, तो इस ऊतक की कोशिकाएं हैं वो आपस में कम जुड़ी होती हैं, यानी कम जुड़ी हुई होती हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी रहती हैं और यह आधात्री जेली की तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार है वो बदलती रहती हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है रक्त। अब देखिए जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है वो क्या होता है, तो रक्त वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्लाज्मा। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर में पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करता है, सेवन करता है। और उसके बाद में है अस्थि। अब देखिए अस्थि क्या होती है, तो कंकाल है वो संयोजी ऊतक है और यह पंजर का निर्माण कर शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, मांसपेशियों को सहारा देता है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देता है और यह ऊतक कठोर और मजबूत होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं और 2 अस्थियां परस्पर एक अन्य संयोजी ऊतक स्नायु से जुड़ी होती हैं और यह ऊतक बहुत लचीला और मजबूत होता है। स्नायु में बहुत कम आधात्री होती हैं, ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर नोट है, तो नोट में भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक क्या है, कंडरा। ओके, नाम ध्यान में रखना है, इसको मैंने हाईलाइट किया है, कंडरा। और यह क्या करता है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है और यह मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है उपास्थि। अब उपास्थि है वो भी एक प्रकार का कंकाल संयोजी ऊतक है। इसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधानी प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है और यह अस्थियों के जोड़ों को क्या करती है बेटा, चिकना बनाती है और यह नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी क्या उपस्थित होती है। तो बहुत ही बेस्ट नोट्स हैं, ऐसे नोट्स आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद में है एरियोलर। अब एरियोलर क्या होता है कि संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और
अस्थि मज्जा में पाया जाता है और यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है और आंतरिक अंगों को क्या करता है बच्चों, सहायता प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। और ऊतकों की मरम्मत है उसमें भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों वसामय। अब देखिए वसामय क्या होता है, तो ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है और वसा के संग्रह का कार्य करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है और यह वसा संग्रहित होने के कारण उसमें कुचालक का करती है कार्य। तो देखिए ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंग हैं उनके बीच पाया जाता है और वसा के संग्रह का कार्य करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है और यह वसा संग्रहित होने के कारण यानी इकट्ठा होने के कारण उसमें जो कुचालक है उनका कार्य भी होता है। अब देखिए पेशीय ऊतक की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, पेशीय ऊतक क्या होता है, तो पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा कहते हैं और यह शरीर को गति प्रदान करने में सहायक होता है। पेशियों में संकुचनशील प्रोटीन होती है और ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों, 3 प्रकार की, जिसमें पहला है रेखित या ऐच्छिक पेशी। तो रेखित या ऐच्छिक पेशी क्या होती है, ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। इन्हें ऐच्छिक पेशी या कंकाल पेशी भी कहते हैं क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी रहती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं और ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं की तरह प्रतीत होती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। और इसकी जो कोशिकाएं होती है वो लंबी बेलनाकार शाखा रहित और बहुकेंद्रीय होती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरा है आपके अरेखित या अनैच्छिक पेशी। इनकी गतियों को हम इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। ये खोखले अंगों में पाई जाती हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह है या रक्त नलिका का प्रसार या संकुचन अनैच्छिक पेशियों के द्वारा होता है। चिकनी पेशियां या अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को क्या करती है, कंट्रोल में करती है, नियंत्रित करती है और ये आँख की पलक, मूत्र वाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी क्या करती हैं, पाई जाती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 3 नंबर है आपकी कार्डियक, ओके, जिसको हृदयक पेशी कहा जाता है। कार्डियक हृदयक पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती हैं। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में तंत्रिका ऊतक है। अब तंत्रिका ऊतक के बारे में आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत शीघ्र ही पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी कहते हैं। ये बात आपको जरूर याद रखनी है, इसको हाईलाइट कर लेना, आप अंडरलाइन कर लेना, इसको नोट कर लेना कि तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उनको तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी कहते हैं। अब न्यूरॉन में कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन में जो कोशिकाएं होती हैं वो केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं और प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं और एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है कि इसे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं और एक तंत्रिका कोशिका है वो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हम बात करें हाईलाइटेड जो लाइन है, न्यूरॉन है उनमें केंद्रक कोशिका काय में उपस्थित होता है। न्यूरॉन में जो केंद्रक होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, कोशिका काय में उपस्थित होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट के अंदर जय माता दी नहीं लिखा है तो सभी बच्चे जय माता दी जरूर लिखें और इन नोट्स को अच्छे से तैयार करें। और अगर आपने नोट्स परचेज नहीं किया तो
नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। और कैसे परचेज करना है डिस्क्रिप्शन में सभी पूरी जो डिटेल है वो दे रखी है, वहाँ पर जाइए और इन नोट्स को आप परचेज कीजिए। और इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं वो मैंने तैयार करवा रखे हैं, मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से आसान तरीके से आप समझ सकते हैं और उनके नोट्स हैं वो लिख सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।